नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले महिलाओं के लिए घर के काम के लिए वेजेस से संबंधित आर्टिकल को, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट और तीसरे नंबर पे गवर्नर के रोल से संबंधित आर्टिकल हैं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल हैं ये पाकिस्तान से संबंधित है। पाकिस्तान में देखो लखवी, जिस पर आरोप है 2008 में हुए मुंबई अटैक्स का, उसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो पाकिस्तान सिर्फ ये दिखाने के लिए करता है क्योंकि जल्द ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान का रिव्यू किया जाना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, बाहर निकाल दिया जाए या फिर फर्दर ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इस प्रकार से पाकिस्तान को रिव्यू करने की बात आती है तो पाकिस्तान इस प्रकार के एक्शंस दिखाने के लिए लेता है। अदरवाइज पाकिस्तान में जो जुडिशरी है या फिर इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उमर शेख सैयद, जिस पर डैनियल पर्ल एक अमेरिकी पत्रकार की हत्या का आरोप है, उसको जुडिशरी ने बाइज्जत बरी कर दिया। जबकि 1999 में जो विमान, उस समय जिन आतंकवादियों को छुड़वाया गया था उसमें से एक है ये उमर शेख सैयद। मसूद अजहर की बात कर लीजिए, मसूद अजहर को भी छुड़वाया गया था लेकिन उसको तो पाकिस्तान ने दिखाने के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो जब भी पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर आता है ऐसा दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स लेता है। जबकि देखो इन आतंकवादियों पर हत्याओं का आरोप है, जबकि इनको छोटे मोटे चार्जेस में गिरफ्तार किया जाता है, जैसे टेरर फाइनेंसिंग। हालांकि टेरर फाइनेंसिंग भी एक बहुत बड़ा चार्ज है, बट हत्याओं का जब सीधा सीधा आरोप सिद्ध होता है तो आप टेरर फाइनेंसिंग के से संबंधित मुकदमा क्यों दर्ज करते हो? तो इसलिए वर्ल्ड के विभिन्न कंट्रीज को पाकिस्तान के ऊपर लगातार प्रेशर जो है मेंटेन रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कम से कम ये दिखाने के लिए जो स्टेप्स लेता है यही लेता रहे। अगर देखो पाकिस्तान पे प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो इवन पाकिस्तान दिखाने के लिए भी ये स्टेप्स नहीं लेगा, फिर पाकिस्तान खुले तौर पे सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा टेररिज्म को, और इंडिया समेत कुछ दूसरे देश, खास करके अफगानिस्तान, इंडिया, इन देशों में आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। हाल ही में एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोमिस किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हाउस वर्क को भी एज ए सैलरीड प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इसके लिए वेजेस भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये है, डिस्कस द वेरियस डिबेट्स इन रिकॉग्नाइजिंग द हाउस वर्क एज ए सैलरीड प्रोफेशन। हाउस वर्क को एज ए सैलरीड प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसके लिए वेजेस दिए जाते हैं। तो इससे जुड़ी जो वेरियस डिबेट्स हैं उनको आपको डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाउसवर्क की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो तमिलनाडु में जल्द ही इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है मक्कल निधि मय्यम यानी MNM। कमल हसन की ये पार्टी है। कमल हसन जो कि फेमस एक्टर हैं, इनकी पार्टी ने एक प्रोमिस किया है जनता से, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम हाउस वर्क को एज ए सैलरीड प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करेंगे और महिलाएं जो घर का काम करती हैं उनको पे किया जाएगा। राइटर का ये मानना है। वैसे देखो कमल हसन की पार्टी के द्वारा ये वादा करना हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन ये जो प्रोमिस है, ये जो इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन मूवमेंट्स के इतिहास में इस इशू की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रही है। देखो जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी लेट 1960s में और अर्ली 1970s में यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, तो उस वेव में फेमिनिस्ट के द्वारा महिलाओं के लिए सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई थी, जैसे राइट टू बर्थ कंट्रोल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस जैसे राइट्स की मांग की गई थी। आप वैसे यूट्यूब पर सर्च अगर मारोगे OnlyIS फेमिनिज्म करके आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें आप इन तीनों वेव्स के बारे में पढ़ सकते हो। फेमिनिज्म की 3 वेव्स हैं। पहली वेव फेमिनिज्म की जो है, इस वेव में महिलाओं के लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की मांग की गई थी। दूसरी वेव में सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की, और तीसरी वेव में कल्चरल राइट्स हैं। जैसे फेमिनिस्ट के द्वारा इस प्रकार की बातें उठाई गई थी कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है, सेक्स नेचुरल होता है, जेंडर समाज के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ये तो हमने वैसे ही बात कर ली 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की। आते हैं इशू पर। तो आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही थी तो उस समय फेमिनिस्ट के द्वारा महिलाओं के लिए
इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की मांग की गई थी और उसी समय ये बोला गया था कि हाउस वर्क के लिए भी वेजेस मिलने चाहिए। महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं को घर का काम करना अच्छा लगता है। इवन फेमिनिस्ट ने महिलाओं के द्वारा घर का जो काम किया जाता है इस चीज़ को कैपिटलिज्म से जोड़ दिया। कैसे? देखो, फेमिनिस्ट ने ये कहा कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा जो फीचर होता है, मतलब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कैपिटलिज्म से, वो ये होती है कि वर्कर्स का शोषण होता है। वर्कर्स को कम वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब देखो, वर्कर्स कम वेजेस पर काम कर क्यों पाते हैं? क्योंकि वर्कर्स फैक्ट्री में काम करके जब वो घर जाते हैं तो फिर उनको सारा काम घर का करा हुआ मिलता है, और वो काम किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। अगर महिलाएं घर का काम नहीं करेंगी तो फिर वो काम या तो खुद करना पड़ेगा मैन को जो बाहर जाके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर किसी को हायर करना पड़ेगा घर का काम करने के लिए। अगर किसी को हायर करना पड़ेगा तो भी कम वेजेस पर फिर मैन काम नहीं कर पाएंगे फैक्ट्री पर, और किसी को हायर अगर किया जाता है तो फिर उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन में अगर महिलाएं घर का काम नहीं करेंगी तो फिर मैन भी जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी कम वेजेस पर काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कैपिटलिज्म नहीं चल पाएगा। तो ये सारा कंक्लूजन निकालते हुए फेमिनिस्ट कहती हैं महिलाओं के द्वारा घर का काम किया जाता है, इससे कैपिटलिज्म और ज़्यादा मजबूत होता है, कैपिटलिज्म आगे चलता जाता है, क्योंकि फिर मैन कम वेजेस पर काम करते रहते हैं फैक्ट्रीज में। उस समय नेक्स्ट पॉइंट राइटर के द्वारा ये रेज किया गया था, इवन दो महिलाओं के द्वारा घर का काम किया जाता है बट उन्हें वर्कर नहीं माना जाता। फैक्ट्री में जो मैन हैं जो वर्कर के तौर पे काम करते हैं वो एम्प्लॉयर से अपने वेजेस के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं, काम के नेचर के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर महिलाएं अपने काम के बारे में नेगोशिएट करती हैं तो फिर उन्हें कई तरह के गलत टैग दे दिए जाते हैं। इवन महिलाओं को वर्कर्स के स्ट्रगल का हिस्सा भी नहीं माना गया, मतलब घर का काम करना ये तो वुमन के नेचर में है ऐसा मान लिया गया। यहीं से हाउस वर्क के लिए वेजेस की डिमांड इमर्ज होकर आती है। देखो, जिन लोगों ने हाउस वर्क के लिए वेजेस की डिमांड को रेज किया उन्होंने ये कहा स्टेट को महिलाओं को पे करना चाहिए हाउस वर्क के लिए, इससे महिलाओं की जो डिपेंडेंसी है मैन के ऊपर कम होगी। देखो, पैसों से ज़्यादा फोकस इस बात पर था कि वो लोग जो ये मान के बैठे हैं कि घर का काम करना महिलाओं के नेचर में है, इस मिथ को चैलेंज करना, इस मिथ को चैलेंज करने के लिए ही वेजेस फॉर हाउस वर्क की मांग की गई थी। लेकिन उस समय एक्टिविस्ट के बीच में आपस में डिफरेंस आ गया, मतलब फेमिनिस्ट के बीच में ही आपस में डिसएग्रीमेंट आ गया सेकेंड वेव में। कुछ फेमिनिस्ट ऐसी थी जैसे कि एन ओकले, इनका ये मानना था अगर देखो घर के काम के लिए वेजेस मिलना भी स्टार्ट हो गए तो फिर होगा क्या, महिलाएं घर का ही काम करती रहेंगी और उन्हें वेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे तो महिलाएं घर में और ज़्यादा कैद हो जाएंगी, और ज़्यादा उनका जो सोशल आइसोलेशन है वो बढ़ जाएगा। इवन काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर निकलकर दूसरा काम करती हैं, हो सकता है ऐसी महिलाएं भी, मतलब इनमें से काफ़ी महिलाएं वो अपना काम छोड़ दें और घर का काम करने लगें, क्योंकि उन्हें लगेगा इससे दो पंथ एक काज हो जाएगा, घर का काम भी हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। अगर घर के काम के लिए वेजेस मिलने लगे तो फिर मैन तो घर का काम करेंगे ही नहीं। इवन दूसरी साइड के फेमिनिस्ट ने यह भी मांग की कि देखो, मेन फोकस ये होना चाहिए कि महिलाओं को घर का जो रूटीन का काम होता है इससे छुटकारा दिलवाना, ताकि वो सोशल लाइफ के सभी स्फीयर्स में पार्टिसिपेट कर सकें, घर के बाहर पेड एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा ले सकें, ये मकसद होना चाहिए। तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिसएग्रीमेंट आ गया था। एक तरफ वो फेमिनिस्ट थी जिन्होंने मांग की थी कि घर के काम के लिए महिलाओं को वेजेस मिलने चाहिए, दूसरी तरफ वो फेमिनिस्ट जिनका ये मानना था वेजेस मिलने अगर स्टार्ट हो गए तो फिर बल्कि और ज़्यादा महिलाएं सोशली आइसोलेट हो जाएंगी, वो घर का ही काम करती रहेंगी। तो मेन एम ये होना चाहिए कि वो लाइफ के सभी सोशल स्फीयर्स में हिस्सा ले सके घर से बाहर निकल के। तो ये जो डिसएग्रीमेंट था दो कैटेगरीज की फेमिनिस्ट के बीच, ये तो देखो आज तक रिजोल्व नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसके बाद काफ़ी तरह की और डिमांड्स इमर्ज होकर आई, जैसे कम से कम नेशनल इकोनॉमी में महिलाओं का जो अनपेड वर्क है वो ऐड होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी सारे टूल्स भी आ गए महिलाओं के अनपेड वर्क को नेशनल इकोनॉमी में ऐड करने के लिए। तो ये सारा बैकग्राउंड डिस्कस करके राइटर अब फिर से आती हैं तमिलनाडु में कमल हसन की पार्टी ने जो वादा किया है कि हम
महिलाओं को वेजेस देंगे घर का काम करने के लिए। तो राइटर क्वेश्चन रेज करती हैं, क्या इससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्या ये करना आसान है? देखो काफ़ी सारे इश्यूज हैं इस प्रोमिस को पूरा करने में। ऐसा नहीं है कि हर घर में सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही घर का काम किया जाता है। बहुत से घर ऐसे भी हैं जहां पुरुषों के द्वारा भी घर का काम किया जाता है। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहां महिलाएं और पुरुष मिल के घर का काम करते हैं। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहां पर महिलाएं बाहर जाके भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहां पर महिलाएं घर में ही कोई छोटा मोटा ट्रेड करती हैं, जैसे टिफ़िन डिलीवर करना, या फिर घर में ही कोई दुकान चलाना, या फिर घर में कपड़े सिलना, इसके साथ साथ घर का काम करना। तो कैसे इस पूरी सिचुएशन से निपटा जाएगा? राइटर इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए अपना सॉल्यूशन देती हैं। वो कहती हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कंसेप्ट है वो सबसे बेस्ट है। स्टेट अपनी तरफ से ये इंश्योर करें कि देश में हर एक घर को, हर एक हाउस होल्ड को एक बेसिक इनकम मिले हर एक मंथ। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो महिलाओं के नाम पर, तो इससे प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। इसके साथ साथ देखो राइटर ये भी कहना चाहती हैं, बेशक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाए, बट कमल हसन की पार्टी ने ये जो वादा किया है ये अपने आप में अहम है, क्योंकि इससे एक डिबेट स्टार्ट होती है। ऑलरेडी एक कैंपेन चल रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक नेशनल लेजिस्लेशन होना चाहिए। देखो महिलाओं के द्वारा दूसरों के घरों में, बहुत सारी महिलाएं दूसरों के घरों में जाके भी डोमेस्टिक वर्क करती हैं, तो उनके द्वारा भी काफ़ी समय से मांग चल रही है कि हमें भी राइट्स मिलनी चाहिए। दूसरों के घरों में जब हम जाके काम करती हैं तो काम करने की कंडीशंस रेगुलेट होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए पर आवर के हिसाब से, वर्कर के जो राइट्स और स्टेटस होना चाहिए वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, डिग्निटी नहीं वायलेट होनी चाहिए। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये ना सिर्फ कमल हसन की पार्टी बल्कि तमिलनाडु में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन इश्यूज़ को अपना सकती हैं अपने मैनिफेस्टो में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वेजेस फॉर हाउस वर्क से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक तरफ जहां इकोनॉमिस्ट के बीच डिबेट चल रही है, क्या इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी वी शेप कर्व के हिसाब से होगी, मतलब जल्द ही इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन वही होगी जो महामारी से पहले थी। ठीक है, मतलब डिबेट्स शेप ऑफ रिकवरी के बारे में तो चल रही हैं, बट एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा डिबेट नहीं चल रही है, ये राइटर का कंसर्न है। देखो एम्प्लॉयमेंट रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी इंक्रीज हुई है। नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 6.51% और दिसंबर के मंथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.06%। देखो अगर बात करें रूरल इंडिया की, रूरल इंडिया में वर्कर्स को नरेगा स्कीम ने एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया। नरेगा स्कीम के लिए सरकार ने एलोकेशन इंक्रीज कर दिया। बावजूद इसके नवंबर आते आते 90% जो एलोकेशन हुआ था नरेगा स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, 90% तो पैसा यूटिलाइज हो गया और अभी तो 4 महीने बाकी थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बावजूद इसके बहुत सारे वर्कर्स की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मतलब नरेगा स्कीम ने अच्छा काम किया है रूरल एरिया में, लेकिन शहरों का क्या? देखो लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं शहरों में वो बंद हो गए। या तो वर्कर्स को अपने होम स्टेट्स में लौटना पड़ा या फिर किसी और काम की तलाश करनी पड़ी। बहुत सारे वर्कर्स ने गिग वर्कर के तौर पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे देखो जोमेटो, स्विगी, उबर, ये जो वर्कर होते हैं गिग वर्कर, ये एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, टेम्परेरी वर्कर के तौर पे काम करते हैं, इनकी जॉब परमानेंट नहीं होती। इसके बाद राइटर एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं और कहते हैं देखो 11 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इन पर जो गिग वर्कर्स काम करते हैं उनकी वेलबींग को इवेल्युएट किया गया 5 पैरामीटर्स के आधार पर। कौन से 5 पैरामीटर्स? फेयर पे, दूसरे नंबर पे फेयर कंडीशंस, तीसरे नंबर पे फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, चौथे नंबर पे फेयर मैनेजमेंट और 5वें नंबर पे फेयर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन देखो रिपोर्ट में ये पाया गया, यानी सर्वे में ये पाया गया, सिर्फ 2 फर्म्स, एक तो अर्बन कंपनी जिसका पहले नाम था अर्बन क्लैप और दूसरा फ्लिपकार्ट, सिर्फ इन कंपनीज का जो स्कोर है वो 5 से ऊपर है आउट ऑफ मैक्सिमम 10। बाकी
7 जो कंपनीज हैं उन्होंने 2 या फिर 2 से कम स्कोर किया है, यानी इन 5 पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतरती हैं 11 में से ज़्यादातर कंपनीज। और ये जो 4 कंपनीज हैं उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, इन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया। देखो राइटर इसके बाद कहते हैं कि शहरों में नरेगा जैसी कोई स्कीम तो है नहीं, इसलिए सरकार को नई फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि शहरों में वो लोग जो काम की तलाश में हैं उनको ना सिर्फ काम मिल सके बल्कि अच्छा काम मिल सके। इसके बाद राइटर कुछ और इश्यूज रेज करते हैं, जैसे देखो डेटा का इशू। वैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जोमेटो, स्विगी जैसे, ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट तो एक ही है ना पूरे इंडिया में, लेकिन बावजूद इसके कोई निश्चित डेटा बाहर नहीं आता कि जैसे जोमेटो पर कितने वर्कर्स काम करते हैं, मतलब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं जोमेटो पर, स्विगी पर कितने हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री को ये डेटा डिमांड करना चाहिए इन प्लेटफॉर्म से और उस डेटा को एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट जो इशू है वो है रेगुलेशन का। रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेबर मिनिस्ट्री कुछ खास रेगुलेट करती नहीं है कि कैसे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो वर्क कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को। तो रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसका एक सॉल्यूशन राइटर के द्वारा दिया जाता है कि एक कंडीशनल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो गवर्नमेंट के बीच और इन प्लेटफॉर्म्स के बीच, और ये पार्टनरशिप देखो किसी ना किसी फ्लैगशिप स्कीम के तहत भी इस्टेब्लिश हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लॉकडाउन के समय एक स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम। इस स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है अपना काम फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत स्विगी स्ट्रीट फूड वेंडर प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया। हुआ क्या, स्विगी ने पीएम स्वनिधि प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड कर लिया। आमतौर पे देखो वेंडर्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर शामिल किया नहीं जाता, मतलब आपने देखा होगा जोमेटो पर, स्विगी पर छोटे छोटे वेंडर्स नहीं होते, लेकिन अब स्विगी ने 36,000 वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल किया है और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। हर एक वेंडर जो है रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं सबके लिए विन विन सिचुएशन है। सरकार के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। प्लेटफॉर्म वालों के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि कस्टमर्स के लिए ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होंगे, और जो वेंडर्स इन प्लेटफॉर्म पर आते हैं अब उनके खाने का स्वाद एक बहुत बड़ी जनता चख सकेगी। तो सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जैसे स्विगी जोमेटो के साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए सरकार कुछ कंडीशंस भी लगा सकती है कि आपको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, प्रॉपर डिस्क्लोजर करना होगा, वर्कर्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना होगा, तब जाके हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो इससे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि हम अगर सरकार के साथ पार्टनरशिप करनी है तो हमें इन सब चीज़ों को पूरा करना होगा। तो कुल मिला के राइटर ये कहना चाहते हैं, अर्बन एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए सरकार को आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ की आवश्यकता है, और उसी में से ये आइडिया है कि गिग प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर के रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो केरला की सरकार ने केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को रेकमेंड किया था कि आप एक स्पेशल सेशन कन्वीन कीजिए ताकि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है 3 नए फार्म लॉज के अगेंस्ट उसको डिस्कस किया जा सके। बट केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने स्पेशल सेशन को कन्वीन करने से मना कर दिया और क्वेश्चन उठाया कि 3 नए जो फार्म लॉज हैं इनके अगेंस्ट फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर आप कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो स्पेशल सेशन बुलाने की अर्जेंसी क्या है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो गवर्नर की जो पोजीशन है बिल्कुल नॉमिनल है, तो गवर्नर के द्वारा मना करना गवर्नमेंट को कि स्पेशल सेशन अभी नहीं कन्वीन किया जा सकता, ये एक प्रकार से लेजिस्लेचर की पावर का एंक्रोचमेंट है। पिछले साल राजस्थान में भी यही इशू इमर्ज होकर आया था। राजस्थान के गवर्नर ने स्पेशल सेशन बुलाने से मना कर दिया था, तो उस समय हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। जब गवर्नर ने स्पेशल सेशन बुलाने के लिए मना किया तो फिर केरल के चीफ मिनिस्टर ने पत्र लिखा केरल के गवर्नर को कि आपके पास
इस मामले में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, आपको सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन गई हैं तो आपको स्पेशल सेशन कन्वीन करना ही होगा। तो आपका जो एक्शन है, जो आपने मना किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और केरल के चीफ मिनिस्टर के इस खत को अपोजिशन के द्वारा भी सपोर्ट किया गया। लेकिन देखो, बाद में अच्छा ये हुआ कि सरकार ने अपनी जो रिक्वेस्ट थी स्पेशल सेशन बुलाने की, उस रिक्वेस्ट को अमेंड कर दिया और गवर्नर ने नई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बट गवर्नर के ये जो एक्शन हैं, ये देखो फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने पहले भी केरल की असेंबली ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया था तो उसका विरोध किया था, इस पर क्वेश्चंस रेज किए थे। और अब एक बार फिर से 3 नए फार्म लॉज के अगेंस्ट केरल असेंबली ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है, उस पर भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं केरल के गवर्नर के द्वारा। देखो, किसी भी स्टेट की असेंबली पार्लियामेंट से असहमत हो सकती है किसी इशू पर, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये फेडरलिज्म की थीम के ही अकॉर्डिंग है। बट किसी स्टेट में जब गवर्नर एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेयर करने लगते हैं, घुस के काम करने लगते हैं, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है, ये फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, ये डिवीजन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट है। हमने देखा है पिछले कुछ समय में कुछ स्टेट्स, जैसे पश्चिम बंगाल का एग्जांपल लीजिए। पश्चिम बंगाल में जो गवर्नर हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में अभी आपको पता है, इलेक्शंस होंगे इसी साल, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ज़बरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन देखो, इस मुकाबले में, इस पॉलिटिक्स में जो संवैधानिक पद हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। तो गवर्नर का जो रोल है, उनको अपने डोमेन में रह के ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस रूलिंग पार्टी के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया है, आप उस पार्टी के हितों को साधने की दिशा में काम करो। क्योंकि देखो, पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, लेकिन एक बार जो ये इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर ऐसा नुकसान पहुंचता है देश को, फेडरलिज्म को, डेमोक्रेसी को, उसकी पूर्ति करना लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। वैसे देखो, लास्ट में आर्टिकल में कुछ और बातें भी बोली जाती हैं, वो फार्म लॉज से संबंधित हैं। ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये जो फार्म लॉज हैं ये एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कानून बना दिया। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल में ये इशू डिस्कस होना चाहिए था। इवन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी सरकार ने ये इशू नहीं भेजा। केरला की स्टेट असेंबली में जब डिस्कशन हुई तो ये बातें भी बोली गई कि कुछ समय से इवन राज्यसभा को अंडरमाइन किया जा रहा है। बहुत सारे बिल्स को मनी बिल के तौर पे स्टेटस देके पास कर दिया जाता है, इससे राज्यसभा भी अंडरमाइन होती है। तो ये सारी बातें बोली गई हैं इस आर्टिकल में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। सबसे पहले वेजेस फॉर हाउस वर्क, दूसरे नंबर पे हमने आर्टिकल डिस्कस किया अर्बन एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, और सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पे गवर्नर के रोल से संबंधित आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।